Assalamu alaikum everyone over here. Today we are going to discuss part 1 of FPSC SST paper that was held on 24th October 2024. इस पेपर में हम 50 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम 51 से लेकर 100 तक MCQs जो है उसको शेयर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट MCQ है हमारा जी जो कि सिनोनिम है, दैट इज बोइस्ट्रस. बोइस्ट्रस बोइस्ट्रस जो होता है बड़ा शोर वाला बंदा, उसको कहते हैं. जो बड़ा एनर्जेटिक भी होता है, बड़ा वाइल्ड किस्म का होता है, ठीक है, उसको हम बोइस्ट्रस कहते हैं. सो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है ये नॉइजी होगा, बोइस्ट्रस. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटैटिक. एक्सटैटिक एक्सटैटिक का जो मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है इंतहाई खुशी में होना. ठीक है. बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन बी, एक्साइटेड. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लिस्टरिंग. ब्लिस्टरिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वो है ब्लिस्टरिंग. ब्लिस्टरिंग जो है इसका क्या मीनिंग होता है? समथिंग वेरी हॉट. समथिंग वेरी हॉट. आप इसका अगर आप डिक्शनरी देखें तो वहां पर आपको ब्लिस्टरिंग का जो मीनिंग है वो डिफरेंट मिलेगा. लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में जाकर इसको यूज करते हैं तो इसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं. अब ब्लिस्टरिंग की मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखेंगे तो वहां वहां पर वेरी फास्ट विद ग्रेट एनर्जी लिखा होगा. लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखें तो ब्लिस्टरिंग का जो मीनिंग है दैट इज वेरी हॉट. तो इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम बनता है दैट इज स्कॉर्चिंग. स्कॉर्चिंग. नेक्स्ट है हमारे पास पाउंड्स. नंबर 4 दैट इज पाउंड्स. पाउंड्स जो है इसका मीनिंग होता है किसी चीज पर झपटना, हमला करना, या फिर जो है ना जंप करना. तो हमारे पास 4 जो ऑप्शन है उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जंप. नेक्स्ट है हमारे पास बिजार. बिजार. अब बिजार किसको कहते हैं? अब बिजार एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग वेरी स्ट्रेंज. कोई अनयूजुअल चीज हो, कोई स्ट्रेंज हो, ठीक है, जो कि यूजुअल ना हो उसको हम बिजार कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो सिनोनिम बनेगा दैट इज स्ट्रेंज. बिजार का सिनोनिम बनेगा स्ट्रेंज. नेक्स्ट है अब हमारे पास 5 एंटोनिम्स. अब अवेकन. नेक्स्ट है हमारे पास अवेकन. अवेकन का मतलब जो होता है वो होता है टू स्टॉप स्लीपिंग. यानी किसी बंदे को रोकना, नींद से रोकना. जो बंदा सोया हुआ ना हो, जो एक्टिव हो, जो साइटेड बंदा हो, जिसे हर चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही हो, उसको हम अवेकन कहते हैं. तो यहाँ पे हमने इसका एंटोनिम लिखना है. तो इसका एंटोनिम जो है अनसाइटेडली, यानी जिसे कुछ नजर ना आ रहा हो, जो देख ना पा रहा हो, सोया हुआ हो, अनसाइटेडली उसे हम कहेंगे. नंबर 7 है, ये बिलो नहीं है, ये याद रखिएगा. मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी, उसमें लिख उन्होंने वो इसको बोल रहे थे बिलो. तो दैट इज नॉट बिलो, दैट इज बेलो. बेलो. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेल ओ. बेल ओ जो है ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है शाउट करना, रोयर करना, ऊंची आवाज में बोलना. ठीक है. तो इसकी जो इसके जो एंटोनिम बनेगा वो है वैम्पर.
वेम्पर यानी कि स्लो वॉइस, सॉफ्ट तरीके से जो वॉइस होती है उसको हम वेम्पर कहते हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट जो है वो करेक्ट एंटोनिम है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर एंटोनिम बिलिजरेंट। इसको बिलिजरेंट नहीं बोलना, बिलिजरेंट बोलना है। बिलिजरेंट बेसिकली एक ऐसे मुल्क को कहते हैं जो दूसरे मुल्क पर एग्रेशन करता है, बड़ा जालिम किस्म का मुल्क होता है, दूसरे मुल्क पर खामखा चढ़ दौड़ता है। ठीक है, उसको हम बिलिजरेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही एंटोनिम है दैट इज पीसफुल। इसका अपोजिट जो बनेगा वो पीसफुल होगा। आगे है बाइंड। बाइंड का आपको पता है किसी चीज को जोड़ना होता है, बांधना होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम बनेगा दैट इज अनटाई, खोल देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बलीरी। बलीरी, द वर्ड इज बलीरी। तो बलीरी जो है हम एक ऐसे बंदे को कहते हैं, या ऐसी ब्लर से निकला है, ब्लर यानी कि गैर वाजे। ठीक है, अनक्लियर हम जिसे कहते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट हमारे पास बनेगा एंटोनिम दैट इज क्लियर। तो ये तो हमारे सिनोनिम और एंटोनिम थे। अब ग्रामर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो सारे जो आए हुए थे ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, ये ऑलमोस्ट सारे जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस में से थे। तो देखते हैं हम इसमें से एक दो थे जो कंडीशनल सेंटेंसेस में से नहीं थे, बाकी ज्यादातर जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में से थे। अब नंबर 11 देखें। डिड दे टेल यू व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट। अब देखें, डिड आ गया है, ये हमारे पास पास्ट टेंस है, तो आगे फिर डज नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमारा जो मेन वर्ब हो वो अगर आपके पास पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास बन रहा है, डिड ये दे टेल यू व्हाट टाइम द मूवी स्टार्टेड, दैट इज करेक्ट। अब ऑप्शन ए में भी यही चीज है कि आगे भी पास्ट है, लेकिन आगे दोबारा डिड इस्तेमाल हुआ है। जब एक दफा हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए तो दोबारा करने की उस सेंटेंस में जरूरत नहीं होती। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 12, आई एस्क्ड हिम इफ ही विल हेल्प मी। अब देखें हमारे पास जो मेन वर्ब है दैट इज एस्क्ड, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है दैट इज पास्ट। तो आगे भी हम पास्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब विल की जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज वुड, तो हम वुड यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 13 अगर हम देखें, इफ यू पनिश हिम, और ये भी याद रखिएगा कि ये जो 12 नंबर जो आपका स्टेम है, ये हमारा जो सेकंड नंबर यानी टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है उसमें है। इफ आई आस्क्ड हिम इफ ही विल हेल्प मी, तो करेक्ट ऑप्शन तो बी है, लेकिन ये सेकंड टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब जो 13 है ये फर्स्ट टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की। इफ यू पनिश हिम ही लर्नड हिज लेसन, कि अगर आप उसे सजा दोगे तो वो सबक याद कर लेगा। तो अब क्या है कि अगर इफ वाले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें तो कॉमा के बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट उसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना होता है। इफ वाली क्लास में अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें तो कॉमा के बाद जो दूसरी क्लास है उसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना होता है। इफ यू पनिश हिम ही विल लर्न हिज लेसन, तो दैट इज करेक्ट। नंबर 14 जो है इसके बारे में भी याद रखें कि ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है। अगेन, आफ्टर ही ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज ही वेंट टू वर्क। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन करने के बाद, कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो काम करने चला गया। तो ऑप्शन सी आएगा, आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज ही वेंट टू वर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 15 है, लेट्स आस्क अ टीचर। ओके, अ टीचर वहां पे नहीं होगा,
ऑप्शन बी, ये लेट का यूज है, जिसमें हम लेट के बाद अस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आओ चलें, लेट अस गो। ओके, आओ पढ़ें, लेट अस स्टडी। तो इस तरह ये यूज होता है। तो आ इस्तेमाल नहीं होगा, दी होगा। लेट्स आस्क, ये लेट्स मीन लेट अस आस्क द टीचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आपको पता है कि इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। शी इज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट। आई नेवर वर्क एज अ कैशियर until I get a job there। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का बन रहा है। आई नेवर वर्क एज ए कैशियर, कि मैंने कैशियर के तौर पर कभी काम नहीं किया। तो आएगा आई नेवर वर्कड एज ए कैशियर, कि कैशियर के तौर पर मैंने कभी काम नहीं किया हत्ता कि मुझे वहां पर जॉब मिल गई। यानी मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर मुझे वहां तब हत्ता कि मुझे जॉब मिल गई। द मैनेजर वर्क हार्ड, ये सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैनेजर के साथ, मैनेजर हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्क के साथ एस ई एस लगेगा। द मैनेजर वर्क्स हार्ड। अब ये भी सिंपल हैज हैव का यूज है नंबर 19 में। ही हैव 5 एम्प्लॉयज, वेरी सिंपल, ही हैज 5 एम्प्लॉयज। माई बॉस शी वॉचेज एवरी वन ऑल द टाइम। अब माई बॉस आपका सब्जेक्ट यूज हो गया है, तो दोबारा सब्जेक्ट शी लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। माई बॉस वॉचेज एवरी वन ऑल द टाइम। 21, साइकोलॉजी मेनली डील्स विद, आपको पता है कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के साथ डील करती है। ऑप्शन बी आएगा। 22, द साइकोलॉजिस्ट ऑफन डेवलप इंटरवेंशन, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अक्सर इंटरवेंशन जो है वो डेवलप करते हैं स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए। अब जब साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है और स्टूडेंट की बात हो रही है और हेल्प की बात हो रही है, तो साइकोलॉजिस्ट ना फिजिकल ना डाइटरी हेल्प करते हैं, बल्कि लर्निंग की जो डिसेबिलिटीज होती हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कॉग्निशन, आपको पता है कॉग्निशन का मतलब माइंड होता है, नोइंग होता है, परसीविंग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 24, अकॉर्डिंग टू पियाजे which state of cognitive development is characterized by the ability to think logically about concrete events। तो ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इस स्टेज में जो एज होती है वो 7 to 11 होती है। इसमें जो बच्चे हैं वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, कंक्रीट वे में किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है कंक्रीट ऑपरेशनल, ये करेक्ट होगा। हाउ इंडिविजुअल डिफर इन बिहेवियर, के जो इंडिविजुअल हैं वो किस तरह डिफर करते हैं बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में और मेंटल प्रोसेस में। इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। क्यों पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में ये आएगा? क्योंकि जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो फोकस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, फीलिंग्स पर, थिंकिंग पर, बिहेवियर पैटर्न पर। ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इसके साथ डील करती है। 26, which field of psychology examines how people thoughts, feelings and behaviors are influenced by presence of other। अब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ अदर्स की बात हो रही है। जब प्रेजेंस ऑफ अदर की बात होएगी तो ये फिर एक सोशल फेनोमेना बन जाता है। तो उसको जो डील करता है वो सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिफरेंट हो सकता है, क्लास जो शेड्यूल है या स्केड्यूल है वो सब के लिए एक जैसा होगा। कोई अमीर है, गरीब है, जो भी है, सबके लिए सेम स्केड्यूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग एक टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट को
एक हेल्प देते हैं, टेम्परेरी हेल्प देते हैं, और फिर उसके बाद स्लोली हम उस हेल्प को विथड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा, टेम्परेरी सपोर्ट। The primary purpose of guidance and counseling services in school is to। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, की में भी लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड रिसर्च ऑप्शन सी इज करेक्ट। इम्प्रूव स्टूडेंट एकेडमिक एंड करियर चॉइसेस, ऑप्शन सी। Number 30, the type of counseling which focuses on helping students make informed about career choices। जब career choices की बात होगी और उस पे काउंसलिंग की बात होगी स्टूडेंट के बारे में, तो फिर ऑप्शन सी करियर ही आएगा। ये कैरियर नहीं होता। कैरियर जो साइकिल या बाइक के पीछे होता है, कैरियर लेकर जाने वाला, उसको कहते हैं। ये है करियर, करियर। 31. A key component of effective guidance and counseling service is to। क्या है जी? की कंपोनेंट क्या है एक इफेक्टिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग का? प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स। The major goal of personal counseling in the perspective of educational psychology is to help students develop coping strategies for personal issues। क्योंकि पर्सनल काउंसलिंग है तो फिर पर्सनल इश्यूज की बात होगी। ये इस पेपर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जो मैंने एक पहले लेक्चर आप लोगों को सेंड किया था, जो मैंने डिलीवर किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे, ये ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज उसी से रिलेट करते हैं, उसी में से हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए स्कूल काउंसलर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, बात हो रही है स्कूल काउंसलर की और एजुकेशनल साइकोलॉजी में बेस्ट डिस्क्राइब करना। तो ये बेस्ट डिस्क्राइब ये स्टेटमेंट करती है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट, एकेडमिक भी, पर्सनल भी और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ऑप्शन सी। अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम। की करेक्टरिस्टिक इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम की ऑप्शन है, इट इज टेलर्ड टू द यूनिक नीड ऑफ ईच स्टूडेंट। काउंसलिंग हमेशा इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद 35, विच काइंड ऑफ काउंसलिंग माइट हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर स्टडी स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट। अब स्टडी स्किल की बात हो रही है तो डेफिनेटली एकेडमिक आएगा। बहुत सारे लोग इसको एकेडमिक बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। द वर्ड इज एकेडमिक। लोग कह रहे होते हैं मेरे एकेडमिक मार्क्स कम है, वो भाई एकेडमिक नहीं है, दैट इज एकेडमिक। The primary role of group counseling in the teaching learning setting is to। अब रोल किसका? ग्रुप का, ग्रुप काउंसलिंग का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और रोल भी कौन सा? प्राइमरी रोल। प्राइमरी रोल कौन सा? एनेबल स्टूडेंट्स टू शेयर कॉमन एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट ईच अदर, ये ऑप्शन सी हमारा होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ब्स आर अलाइक टू एंश्योर टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एज पर ब्लूम कॉग्निटिव लेवल। ब्लूम इसका जो ब्लूम की जो है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम ने जो 1956 में पेश की, तो उसमें एक एनालिसिस का लेवल होता है। उस एनालिसिस पे हम क्या करते हैं? ये वर्ब यूज करते हैं एनालिसिस लेवल पर, डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट। अब आप इसको ना ये ऊपर वाले उसमें ना जाइएगा, क्योंकि एनालिसिस तो वर्ब है ही नहीं, सिंथेसिस भी वर्ब है ही नहीं। इसमें जो वर्ब बन रहे हैं वो सी, डिस्टिंग्विश वर्ब है और डिस्क्रिमिनेट वर्ब है, जो कॉग्निटिव की एनालिसिस की जो स्टेज है उसमें होता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ये 1972 की पॉलिसी जो जुल्फकार अली भुट्टो ने दी थी, इस पॉलिसी के अंडर 1974 में बनी थी, लेकिन पॉलिसी 1972 की थी। अच्छा, जो असेसमेंट ड्यूरिंग लेक्चर होती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ये ड्यूरिंग का वर्ड जब भी आएगा, ठीक है, तो फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि
ड्यूरेशन में जो चलती रहती है ड्यूरिंग सेशन वो फॉर्मेटिव होती है, और जो एंड पे होती है, एंड ऑफ द सेशन, वो फॉर्मेटिव होती है, वो सॉरी सबमेटिव होती है जो एंड पे होती है। जो ड्यूरिंग होती है वो फॉर्मेटिव। तो करिकुलम का वर्ड जो कि चूंकि सी से शुरू हो रहा है, पी से जितने भी वर्ड शुरू होते हैं 99% वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ठीक है। और चूंकि ये सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आप एक निशानी लगा लें कि ये लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसके बाद है जी पेरिनियलिज्म, जो कि ओल्ड फिलॉसफी है, क्लासिकल बुक्स के साथ डील करती है, ओल्ड वैल्यूज के साथ डील करती है। तो इससे रिलेटेड एक फिलॉसफी है जो सेम आइडियाज पे बेस करती है, दैट इज आइडियलिज्म। आईबीसीसी किसको स्टैंड करता है? इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन इसको स्टैंड करता है। और सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान में कब जो डेवलप हुआ? ये 2021 में। अब लर्निंग बाय डूइंग का जो आइडिया ये किसने दिया? ये प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी है जो कि जॉन ड्यूई की है। लोग इसको जॉन डेवी पढ़ते हैं, दैट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जॉन ड्यूई है ये। लर्निंग बाय डूइंग इसकी फिलॉसफी है। ठीक है। जो कि प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी के अंडर आता है कि बच्चे को खुद उसे करके ना दिया जाए काम, उसको सिखाया जाए कि उसने ये काम कैसे करना और वो खुद करे। ठीक है। जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है। After 18th Amendment in 1973 Constitution of Pakistan, provision of education is the responsibility of provincial government। 18th अमेंडमेंट जब हुई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पता है कि माइंड के साथ डील करती है, थॉट्स के साथ डील करती है। ठीक है। थिंकिंग के साथ डील करती है। एजुकेशन वाज शिफ्टेड टू प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट। और हेड ऑफ द मोस्ट ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल इन पाकिस्तान। अब जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, जो 12th ग्रेड तक होते हैं, उनमें जो सीट होती है हेड की वो 19th ग्रेड की होती है। तो 19th में जो भी होता है बंदा वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है। 17 का हेड मास्टर होता है। ठीक है। या फिर एसएस होता है। 18 में सीनियर एचएम होता है या फिर ट्रिपल एस होता है। 19 में जाकर वो प्रिंसिपल हो जाता है। और 19 का ही जो है ऑफिसर वो सीओ और डीओज भी होते हैं। सीओज भी वही होते हैं और डीओज भी 19 ग्रेड के होते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है टेन्योर ट्रैक सिस्टम हो या फिर रेगुलर सिस्टम हो, उसके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी है। तो लास्ट हमारा जो 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है, उसने प्रोविंसेस को पावर दी। तो ये हमारे 1 to 50 एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट वीडियो में 51 to 100 एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज।